मैं विकास वर्मा कुलदीप इंडिया चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और अपन टेक्निकल हेल्पर के पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे, तो अपन 6 पेपरों का कंप्लीट सॉल्यूशन कर चुके हैं और ये अपना 7वां पेपर है। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। मैं आज आपसे वीडियो के लास्ट में 5 क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर देना है। देखते हैं आपकी मेंस के लिए तैयारी कैसे चल रही है। तो आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर देना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको उन 5 क्वेश्चनों का आंसर, ठीक है। चलो आज का शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट और 50 मीटर लंबे तांबे के तार का विशिष्ट प्रतिरोध 1.72 इंटू 10⁻⁸ ओम सेंटीमीटर है। प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो अपन को इसका प्रतिरोध ज्ञात करना है। अपन को एरिया दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लंबाई दे रखी है 50 मीटर, विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है 1.72 इंटू 10⁻⁸ ओम सेंटीमीटर। अपन को ज्ञात करना है रेजिस्टेंस। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलो देख लेते हैं। अपने पास दिया हुआ है एरिया, लंबाई और विशिष्ट प्रतिरोध, अपने ज्ञात करना है रेजिस्टेंस। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है, रो बराबर आर ए अपॉन एल। अगर अपन यहाँ से रेजिस्टेंस निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन ए, ठीक है। चलो जमा लेते हैं। रो विशिष्ट प्रतिरोध का मान अपने को दे रखा है 1.72 इंटू 10⁻⁸, ठीक है, इंटू लंबाई अपने को दे रखी है 50। अब देखिए लंबाई जो है अपने को दे रखी है मीटर में, ठीक है। बाकी विशिष्ट प्रतिरोध सेंटीमीटर में, एरिया सेंटीमीटर में, तो अपन लंबाई को सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो लंबाई को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसे 100 से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। एरिया अपने को दे रखा है 1। चलो देख लेते हैं आगे 1.72, ठीक है। तो ये अगर अपन इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ से 1.72, 50 मल्टीपल 100 करेंगे तो ये 5000 हो गया इंटू 10⁻⁸, ठीक है। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अगर 50 मल्टीपल 172 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 8400 इंटू 10⁻⁸, ठीक है। अगर इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो 2 जीरो, तो यहाँ 10⁻⁸ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, कितना बच जाएंगे 10⁻⁶, यानी कि क्या आ जाएगा अपने पास 86 माइक्रो ओम, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास सी, 86 माइक्रो ओम, ठीक है। आंसर आप देख सकते हो इसका यहाँ से, ठीक है। चलो तत्व के सबसे छोटे कण को कहा जाता है, तो बताइए कोई तत्व है उसके सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं। ऑप्शन है परमाणु, अणु, नाभिक, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु। तत्व का जो सबसे छोटा कण होता है उसको क्या कहते हैं अपन, परमाणु, ठीक है। और परमाणु से बड़ा क्या होता है, अणु, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से संधारित्र का प्रकार कौन सा है, तो बताइए इनमें से कौन सा संधारित्र का प्रकार है। ए कागज, बी इलेक्ट्रोलाइट, सी सिरेमिक, डी माइका या फिर सभी। तो बताइए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। ये सभी क्या है, संधारित्र के प्रकार है। अपने पास पेपर कैपेसिटर भी होता है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर भी होता है, सिरेमिक कैपेसिटर भी होता है और माइका कैपेसिटर भी होता है, ठीक है। बात करें पेपर कैपेसिटर की तो किस रूप में होता है, रोल्ड फाइल्स के रूप में, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था जीवनकाल में, ठीक है। बात करें इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर की तो इसका जीवनकाल सबसे कम होता है और ये डीसी में यूज करते हैं, ठीक है। बात करें सिरेमिक तो ये हाई फ्रिक्वेंसी पर सबसे बेहतर कार्य करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। और अगर बात करें कागज, इलेक्ट्रोलाइट, सिरेमिक और माइका तो ये सभी किस प्रकार के कैपेसिटर है, तो ये स्थिर संधारित्र है, ठीक है। बात करें वेरिएबल कैपेसिटर तो उसमें कौन कौन से आते हैं, एयर, ट्रिमर और पेडर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। सीलिंग रोज का इस्तेमाल किसकी आपूर्ति के लिए किया जाता है, तो बताइए जो अपन घरों में जो सीलिंग रोज लगा हुआ होता है उसका इस्तेमाल अपन किसकी आपूर्ति के लिए करते हैं। ऑप्शन है पोर्टेबल उपकरण, प्रदीप्त दीप्त या 2000 वाट का हीटर, बिजली की इस्त्री या ग्राइंडर। तो बताइए सीलिंग रोज, तो सीलिंग रोज जो होता है कि सीलिंग फैन, ट्यूबलाइट, पेंडेड होल्डर, इन सभी को विद्युत सप्लाई प्रदान करने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। तो अभी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, प्रदीप्ति दीप्त, ठीक है। और ये सीलिंग रोज जो होता है ये 5 एम्पियर से
250 वोल्टेज तक अपन यूज लेते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न संयोजनों की तुल्यांक धारिता क्या होगी, तो बताइए। इसका अपन को कैपेसिटेंस बताना है, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। भाई देखो ये लास्ट के दो हैं, 12 और 6, ये कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में। और सीरीज का फॉर्मूला कौन सा होता है, CT बराबर C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं यहाँ से। 12 इंटू 6 और 12 6 18, 6 से 18 गया 3 बार, 3 से 12 4 बार, यानी कि यहाँ से कितना आ गया CT 4। ठीक है, अब इन दोनों की जगह क्या रख देंगे अपन, तो ये नया डायग्राम जो है कैसा बन जाएगा अपने पास, इस तरह से, और ये इस तरह से। तो ये तो अपने पास 4 हो गया और ये अपने को 8 दे रखा है। अब अपने को इन दोनों को याद करना है। ठीक है, दोनों कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए, और पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसके लिए हो जाता है CT बराबर C1 प्लस C2। ठीक है, यानी दोनों को जोड़ दें, 8 और 4 कितने हो गए 12, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा C 12 फेरेड। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। आंसर देख सकते हो आप इसका यहाँ से C। ठीक है, प्रेरण मोटर में तिरछेपन का लाभ निम्न में से कौन सा है, तो बताइए। जो इंडक्शन मोटर होती है उसमें तिरछेपन यानी कि स्क्यू, अपन उसको जैसे तिरछा बनाते हैं, उसका लाभ क्या है। ऑप्शन है कोगिंग को रोकना, क्राउलिंग टालना, वर्धित रोटर प्रतिरोध, उन्नत आरंभिक बलागुण, या फिर सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। अपन जो तिरछा बनाते हैं तो अपन को ये सभी लाभ मिलते हैं, कोगिंग कम हो जाता है, क्राउलिंग भी कम होता है, रोटर प्रतिरोध बढ़ जाता है, और आरंभिक टॉर्क भी अच्छा मिलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। भाई अपन जैसे अगर इनको स्क्रू बनाते हैं, तिरछा बनाते हैं, ठीक है, जैसे अपन इसको तिरछा बनाते हैं इसकी लंबाई बढ़ जाती है। अगर लंबाई बढ़ती है तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस जो होता है वो टॉर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो इसका टॉर्क भी बढ़ जाता है। ठीक है, और स्क्रू अब कोगिंग को कम करता ही है, तो इस तरह से सारे आंसर राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। PVC ट्यूब, धातु के पाइप और धातु के फ्रेम को काटने के लिए किस इलेक्ट्रिकल उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन है मेलेट, बी कला हैमर, सी फोकर, डी हेक्सा, या फिर जंपर। भाई अपने पास कोई PVC की ट्यूब है, ठीक है, धातु के पाइप और धातु के फ्रेम, तो इन सबको काटने के लिए अपन किस उपकरण का उपयोग करते हैं, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इन सबको काटने के लिए अपन यूज करते हैं हेक्सा का। ठीक है, और हेक्सा किस तरह का होता है, आप सबने देख रखा होगा। हेक्सा होता है कुछ इस तरह से, ये अपने पास हो जाता है हेक्सा। इस तरह से यहाँ पे एक ब्लेड लगी हुई होती है, उसमें दांते बने हुए होते हैं। ठीक है, ये हो जाता है अपने पास हेक्सा। इसकी सहायता से अपन धातु, PVC ट्यूब, इन सबको काटते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर बात करें इसी में मेलेट, तो मेलेट क्या होता है, ये लकड़ी का बना हुआ होता है। ठीक है, और धातु की चादरों को, ये तारों को सीधा करने के काम आता है। बात करें कला हैमर, तो इसकी सहायता से अपन कीले वगैरह निकाल सकते हैं। ठीक है, फोकर, तो ये छेद वगैरह करने के काम आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। मेलेट का इस्तेमाल किसके लिए होता है, तो बताइए। जो मेलेट होता है उसका इस्तेमाल किसके लिए होता है, अभी मैंने बताया था मेलेट के बारे में। किसका बना होता है, लकड़ी का। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। बिजली के तार जोड़ने हेतु, दीवारों के मध्य छिद्र बनाने के लिए, लकड़ी के कार्य के लिए, बिजली के बोर्ड में स्क्रू निकालने और कसने के लिए, PVC ट्यूब, धातु के पाइप और धातु के फ्रेम काटने के लिए, या इलेक्ट्रिकल तार निकालने के लिए। तो बताइए मेलेट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। वह मेलेट किसका बना होता है, लकड़ी का, और इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं अपन, लकड़ी के कार्य के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। परिपथ को बंद या वियोजित करने के लिए प्रयुक्त एक घटक को क्या कहा जाता है, तो बताइए। कोई परिपथ है, उसको कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने के लिए जो घटक यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है बल्ब, स्विच, तार, इलेक्ट्रिकल सेल, या मेलेट। तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विच। फिर अपन स्विच की सहायता से तो किसी सर्किट को ओपन और क्लोज करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। कुछ संवाहक जोड़ने के लिए और विभिन्न संवाहकों के लिए भिन्न पथ प्रदान करने हेतु इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन में का इस्तेमाल किया जाता है, तो बताइए।
तो कुछ कंडक्टर को जोड़ने और विभिन्न कंडक्टरों के लिए भिन्न पथ प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन में किसका इस्तेमाल करते हैं? ए ऑप्शन है जंक्शन बॉक्स, बी सीलिंग रोज, सी फ्यूज, डी संधारित्र या प्रेरित्र। तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जंक्शन बॉक्स। अपन जंक्शन बॉक्स यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। दो या अधिक शाखाओं में विभाजित होने वाले परिपथ को परिपथ कहा जाता है। तो बताइए। तो दो से अधिक शाखाओं में विभाजित होने वाले परिपथ को क्या करते हैं? श्रेणी, समांतर, खुला, बंद या ब्लॉक्ड। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कोई भी परिपथ है, ठीक है, अगर वो दो या दो से अधिक शाखाओं में विभाजित है, जैसे अपने पास कुछ इस तरह से है, तो ये दो या दो से अधिक शाखाओं में विभाजित हो गया, 1 2 3, तो इसको अपन क्या कौन सा कनेक्शन बोलते हैं? समांतर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शुष्क सेल का धनात्मक इलेक्ट्रोड का बना होता है। तो बताइए। जो शुष्क जो सेल होता है यानी कि ड्राई सेल, उसका धनात्मक इलेक्ट्रोड किसका बना हुआ होता है? ऑप्शन है तांबा, कार्बन, जिंक, सल्फ्यूरिक एसिड या लोहा। तो बताइए। फिर बात करें शुष्क सेल, तो शुष्क सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो कितना होता है? 1.5 वोल्ट, ठीक है। और अगर बात करें इसमें इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या यूज लेते हैं अपन? NH4Cl, ठीक है। तो बताइए इसका धनात्मक इलेक्ट्रोड किसका बना हुआ होता है? तो इसका जो धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है वो बना हुआ होता है कार्बन का, ठीक है। अगर बात करें ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, तो किसका बना रहता है? जिंक का, ठीक है, तो ध्यान रखना। और अगर बात करें शुष्क सेल का सुधरा हुआ रूप, तो वो क्या होता है? लेग्रांजी सेल, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। मिनिएचर बैटरी का इस्तेमाल साधारणतः किस में होता है? तो बताइए। मिनिएचर बैटरी का इस्तेमाल किस में करते हैं? इलेक्ट्रिक घड़ी, हवाई जहाज, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल या रेडियो। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक घड़ी। मिनिएचर बैटरी का इस्तेमाल अपन इलेक्ट्रिक घड़ी में करते हैं, ठीक है। लेड एसिड बैटरी एक उपकरण है। तो बताइए लेड एसिड बैटरी जो है वो किस तरह का उपकरण है? विद्युत यांत्रिकी, विद्युत रासायनिकी, इलेक्ट्रिकल, रासायनिक या यांत्रिक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बात करें लेड एसिड बैटरी, ठीक है, तो लेड एसिड बैटरी एक द्वितीयक प्रकार की सेल होता है, ठीक है। इसको अपन चार्ज कर सकते हैं, डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। और इसका विद्युत वाहक बल कितना होता है? फुल चार्ज कंडीशन में 2.2 वोल्ट, ठीक है। बात करें इसमें इलेक्ट्रोलाइट की, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं अपन H2SO4, ठीक है। तो बताइए अभी इसी क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत रासायनिक, क्योंकि ये इसमें जो अभिक्रिया होती है वह उत्क्रमणीय होती है, ठीक है। यानी कि अपन इसको चार्ज कर सकते हैं और डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पैराविद्युत पदार्थ। तो बताइए पैराविद्युत पदार्थ क्या होता है? ऑप्शन है चुंबक द्वारा हल्के से आकर्षित होते हैं, या फिर द्विचुंबकीय पदार्थ के समान होते हैं, या चुंबक द्वारा हल्के से विकर्षित होते हैं, या लोहे को क्यूरी बिंदु से अधिक ताप पर गर्म करने से उत्पादित होते हैं, या इकाई से कम पारगम्यता वाले पदार्थ होते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पैराचुंबकीय पदार्थ। तो पैराचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? जो चुंबक से बहुत ही कम आकर्षित होते हैं, ठीक है, यानी कम आकर्षित होते हैं, और इनकी चुंबकीयता का मान वो इकाई से थोड़ा अधिक होता है, ठीक है भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? ए, चुंबक द्वारा हल्के से आकर्षित होते हैं, ठीक है। ये कौन से पदार्थ कहलाते हैं? पैराचुंबकीय पदार्थ। और कौन कौन से पदार्थ आते हैं इसमें? जैसे एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, मैग्नीज, वायु, ऑक्सीजन, ये सभी पैराचुंबकीय पदार्थ में आते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सोलेनाइड को किस प्रकार के विद्युत चुंबक के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो बताइए। तो सोलेनाइड होती है, उसको किस तरह से परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन है केवल एक घुमाव, बी ऑप्शन है व्यास की तुलना में अधिक अक्षीय लंबाई, सी व्यास की तुलना में कम अक्षीय लंबाई, डी अधिक प्रतिरोध या व्यास के बराबर अक्षीय लंबाई। बताइए इसका आंसर क्या होगा? भाई सोलेनोइड। तो सोलेनोइड किस तरह से होता है अपने पास? ये कुछ इस तरह से बना हुआ होता है, ठीक है, ये इस तरह से। अब देखिए इसका व्यास तो हो गया कम, लेकिन लंबाई वो अधिक हो गई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यास की तुलना में अधिक अक्षीय लंबाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं।
यह किसने खोजा था कि धारा वहन करने वाले संवाहक को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वह गतिशील होगा। तो बताइए ये किसने खोजा था। ऑप्शन है माइकल फेराडे, आंद्रे एम्पियर, निकोल टेस्ला, गुस्ताव किरचॉफ या हेनरी। तो बताइए। तो ये नियम दिया था माइकल फेराडे ने। ठीक है, माइकल फेराडे ने कहा था कि जब अपन कंडक्टर को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह गतिशील हो जाता है और वह विद्युत वाहक बल पैदा करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। कोयल में इससे जुड़े स्वयं के फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित ईएमएफ को क्या कहा जाता है। तो बताइए। परस्पर प्रेरित ईएमएफ, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ, स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ या स्व प्रेरित ईएमएफ या विद्युत द्वारा प्रेरित ईएमएफ। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भाई कोई कोयल है और इसमें स्वयं के फ्लक्स से परिवर्तन के कारण ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो बताइए। तो ये होता है स्व प्रेरित ईएमएफ, क्योंकि इसमें स्वयं के फ्लक्स के परिवर्तन के कारण ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है। और स्व प्रेरित ईएमएफ तो ये अपन किस में यूज लेते हैं, ये होता है अपने पास ऑटो ट्रांसफार्मर, इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें एक ही कोयल होती है और उसमें स्वयं के फ्लक्स के कारण विद्युत वाहक बल पैदा होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और आप आंसर देख सकते हो इसका यहाँ से, डी। नेक्स्ट, चुंबकीय परिपथ का एमएमएफ विद्युत परिपथ के सदृश होता है। तो बताइए। जो चुंबकीय सर्किट में एमएमएफ होता है यानी कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स, तो वो विद्युत परिपथ में किसके समान होता है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। फिर बात करें एमएमएफ, तो ये क्या होता है, ये फ्लक्स को बहाने का कार्य करता है। ठीक है, और बात करें इसका सदृश से कौन होता है, ईएमएफ, क्योंकि ये ईएमएफ जो होता है ये विद्युत परिपथ में करंट को प्रवाहित करने वाला बल पर लगाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, ईएमएफ, क्योंकि एमएमएफ ये तो फ्लक्स को प्रवाहित करने के लिए सहायता प्रदान करता है और ईएमएफ ये करंट को बहने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वायु की आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान क्या है। तो बताइए वायु की आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 8.854 इंटू 10⁻12 फेरेड प्रति मीटर। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने पास वायु की आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अस्थायी चुंबकों का इस्तेमाल आमतौर पर में किया जाता है। तो बताइए अस्थायी जो चुंबकें होती हैं उनका इस्तेमाल अपन कहाँ करते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती हैं उनका इस्तेमाल विद्युतीय उपकरण में, मोटर में, मूविंग कॉइल में, लाउड स्पीकर में या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं अपन। तो भाई बात करें विद्युतीय उपकरण तो इनमें तो परमानेंट मैग्नेट होता है, मूविंग कॉइल इसमें परमानेंट मैग्नेट होता है और लाउड स्पीकर इसमें भी परमानेंट मैग्नेट होता है। लेकिन जो मोटर होती है उसमें अपन इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि अस्थायी चुंबकों का इस्तेमाल करते हैं। अपन फील्ड वाइंडिंग जो होती है उसको डीसी सप्लाई क्यों देते हैं, तो उसको डीसी सप्लाई अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए देते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। मोटरों में अस्थायी चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 3 फेज वाले लोड को मापने के लिए 2 वाटमीटर विधि का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए अपन 2 वाटमीटर विधि की सहायता से कौन से लोड को माप सकते हैं, संतुलित, असंतुलित, केवल कैपेसिटिव, केवल प्रतिरोधी या ए और बी दोनों। तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, यानी कि 2 वाटमीटर की सहायता से अपन संतुलित और असंतुलित दोनों लोडों को माप सकते हैं। बात करें 1 वाटमीटर तो उससे केवल अपन संतुलित लोड को माप सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर रेजिस्टेंस 3 ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि एक्सेल 4 ओम के साथ सीरीज में तो सर्किट का इम्पीडेंस क्या होगा। तो बताइए अपने को इम्पीडेंस ज्ञात करना है, जेड। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सेल का स्क्वायर और इसका अंडर कर देंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस अपने को दे रखा है 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 9, एक्सेल 4 दे रखा है 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आया 16। ठीक है, इसका अंडर कर देंगे, 16 और 9 25, पर 25 का अंडर करेंगे कितना आ जाएगा 5 ओम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लैंप लोड का एक उदाहरण है। तो बताइए जो लैंप जो लोड होता है वो किसका एक उदाहरण है, पूर्णतः प्रतिरोधी, पूर्णतः इंडक्टिव, पूर्णतः कैपेसिटिव, संतुलित या असंतुलित। तो बताइए। तो लैंप लोड जो होता है ये पूर्णतः प्रतिरोधी यानी कि प्योर रेजिस्टिव लोड का एक उदाहरण होता है। ठीक है,
या लैम्प लोड का मतलब है इनकेंडिसेंट लैम्प, ठीक है। तो इसका जो पावर फैक्टर होता है वो कितना होता है, यूनिटी, यानी कि 1, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक संपूर्ण कैपेसिटिव सर्किट का पावर फैक्टर होता है, तो बताइए कोई प्योर कैपेसिटिव सर्किट है तो उसका पावर फैक्टर कितना होगा, शून्य लीडिंग, इकाई, अनंत या शून्य लैगिंग। तो बताइए प्योर कैपेसिटिव, तो प्योर कैपेसिटिव जो होता है उसका पावर फैक्टर होता है 0 लीडिंग, ठीक है। अगर बात करें प्योर इंडक्टिव तो उसका हो जाता फिर शून्य लैगिंग, ठीक है। बात करें प्योर रजिस्टिव तो उसका हो जाता यूनिटी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, वह फ्रीक्वेंसी जिस पर अनुनाद उत्पन्न होता है कहलाती है। तो बताइए वो फ्रीक्वेंसी क्या होती है जिस पर अनुनाद यानी कि रेजोनेंस उत्पन्न होता है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, कम फ्रीक्वेंसी या उच्च फ्रीक्वेंसी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भाई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कब उत्पन्न होती है, जब एक्सएल और एक्ससी बराबर हो जाता है, ठीक है, तो अनुनाद उत्पन्न होता है और इसे क्या कहते हैं अपन, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बात करें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एफ आर बराबर 1/2π√LC, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, एक 3 फेज वाले मोटर का पावर फैक्टर इसकी रेटिंग वाले सिंगल फेज मोटर की तुलना में होता है। तो बताइए तो 3 फेज जो मोटर होती हैं उसका पावर फैक्टर सेम रेटिंग के सिंगल फेज मोटर की तुलना में कम होता है, अधिक होता है, शून्य होता है, इंडक्टिव होता है या कैपेसिटिव होता है। तो बताइए तो 3 फेज जो मोटर होती हैं उसका पावर फैक्टर जो होता है सिंगल फेज मोटर की तुलना में अधिक होता है, ठीक है। और 3 फेज मोटर की दक्षता वो भी सिंगल फेज की तुलना में अधिक होती हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, RYB अनुक्रम में पहला फेज अपने अधिकतम मान पर पहुंच जाएगा। तो बताइए RYB जो फेज क्रम होता है उसमें कौन सा फेज है जो अपने अधिकतम मान पर सबसे पहले पहुंचता है। ऑप्शन है लाल, पीला, नीला। बताइए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल, ठीक है, यानी जो फर्स्ट वाला है R ये सबसे पहले अपने अधिकतम मान पर पहुंच जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी एक लाइन और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज क्या कहलाता है। तो बताइए भाई एक लाइन और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज जो होता है उसे क्या कहते हैं, लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, न्यूट्रल वोल्टेज, अर्थ वोल्टेज या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि फेज वोल्टेज। भैया तो कोई भी लाइन और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज हो या फिर एक फेज और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज हो, दोनों क्या कहलाता है, फेज वोल्टेज। अगर बात करें 2 फेज के बीच की वोल्टेज तो वो क्या कहलाती है फिर लाइन वोल्टेज, ठीक है। जैसे कि अगर R और Y अगर इन दोनों के बीच के मध्य का वोल्टेज की बात करें तो क्या कहलाएगा फिर लाइन वोल्टेज। अगर दोनों फेज है तो अगर एक फेज है और एक न्यूट्रल है तो उनके बीच का जो वोल्टेज होता है वो क्या कहलाता है, फेज वोल्टेज। तो अभी अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि फेज वोल्टेज, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में भाई अपने पास BJT है तो उसमें बताइए क्या क्या होता है, 2 लेयर होती है और 3 जंक्शन होते हैं, या 3 लेयर 2 जंक्शन होती है, या 3 लेयर और 1 जंक्शन होता है, या 1 लेयर और 3 जंक्शन होती है, या 2 लेयर और 1 जंक्शन होता है। तो बताइए BJT में क्या होता है। तो बात करें BJT, ठीक है, तो BJT जो होता है इसकी फुल फॉर्म तो क्या आती है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, NPN और PNP, ठीक है। और इसमें टर्मिनल कितने होते हैं, 3। कौन कौन से, एमीटर, बेस और कलेक्टर, ठीक है। और अपन से पूछा गया है कि इसमें लेयर तो कितनी होती है और जंक्शन कितने होते हैं, ठीक है। तो अपने पास जो होती है इसमें लेयर तो हो जाती है 3, ठीक है, और जंक्शन कितने होते हैं 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। ये देखो जैसे अपने पास ये हो गया N, P और N, ठीक है। तो यहाँ से इसमें ये J1 J2 दो जंक्शन हो गए और लेयर कितनी हो गई, N लेयर, P लेयर और N लेयर, कितनी लेयर हो गई, 3 लेयर और 2 जंक्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, एक फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर में डायोड होते हैं। तो बताइए फुल वेव रेक्टिफायर है उसमें डायोड कितने होते हैं। तो जो फुल वेव जो रेक्टिफायर होता है उसमें डायोड होते हैं 2,
ठीक है। अगर बात करें हाफ वेव तो उसमें होता है एक, बात करें ब्रिज रेक्टिफायर तो उसमें 4 डायोड होते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में देख लेते हैं। फिर बात करें फुल वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी, तो इसकी इफिशियंसी कितनी होती है 81.2%, ठीक है। अगर बात करें फुल वेव रेक्टिफायर के फॉर्म फैक्टर की, तो फॉर्म फैक्टर कितना होता है इसके लिए 1.11, ठीक है। ये हो जाता है इसका फॉर्म फैक्टर। बात करें इसके पीक फैक्टर की, तो कितना हो जाता है √2, ठीक है। बात करें फुल वेव रेक्टिफायर के रिपल फैक्टर की, तो उसका रिपल फैक्टर कितना होता है 0.48, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी फुल वेव रेक्टिफायर ब्रिज रेक्टिफायर का है। एक फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में प्रत्येक डायोड में करंट के लिए प्रवाहित होती है, तो बताइए। ये ऑप्शन है इनपुट सिग्नल का संपूर्ण चक्कर, इनपुट सिग्नल का आधा चक्कर, इनपुट सिग्नल के आधे से कम, इनपुट सिग्नल के आधे से ज़्यादा, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसमें जो डायोड होते हैं उसमें प्रत्येक डायोड में जो करंट होती है वो किस के लिए प्रवाहित होती है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। फिर बात करें फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर जिसमें डायोड कितने होते हैं 4, ठीक है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये जो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर होता है इसके प्रत्येक जो डायोड होता है उसमें करंट जो होती है वो इससे केवल आधे चक्कर के लिए प्रवाहित होती हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी कि इनपुट सिग्नल के आधे चक्कर के लिए प्रवाहित होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिल्टर का इस्तेमाल परिवर्तित करने में किया जाता है, तो बताइए जब अपन फिल्टर यूज करते हैं वो किसके लिए करते हैं। ऑप्शन है ए एक स्थिर अवस्था वाले डीसी सिग्नल को कंपन वाले डीसी सिग्नल में, बी ऑप्शन है एक कंपन वाले डीसी सिग्नल को स्थिर अवस्था वाले डीसी सिग्नल में, या एसी सिग्नल को एक समान दिशा के सिग्नल में, या एक समान दिशा के सिग्नल को एसी सिग्नल में, या स्क्वायर वेव को साइन वेव में। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये फिल्टर कहाँ यूज़ करते हैं अपना रेक्टिफायर वगैरह, जैसे रेक्टिफायर क्या करते हैं एसी को डीसी में, ठीक है। लेकिन जो डीसी जो होती है ये शुद्ध डीसी नहीं होती अपने पास, इसमें कुछ गुण एसी के होते हैं, ठीक है। तो उसको फिल्टर करने के लिए अपन फिल्टर लगाते हैं, ठीक है, ताकि अपने को प्योर डीसी मिल सके। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एक कंपन वाले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अपन को जो डीसी मिलती है आउटपुट में वो प्योर डीसी नहीं होती। तो ये एक कंपन वाले डीसी सिग्नल को स्थिर अवस्था वाले डीसी सिग्नल में परिवर्तित करने का कार्य करता है, ठीक है, क्योंकि वो डीसी अपने पास प्योर नहीं होती है। तो फिल्टर के द्वारा अपन उसको प्योर डीसी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एलईडी से निकलने वाली रोशनी का रंग पर निर्भर करता है, तो बताइए जो अपने पास एलईडी होती है उससे जो अपने को प्रकाश प्राप्त होता है वो किस पर निर्भर करता है। बात करें एलईडी तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। और ये कैसे कार्य करती है, तो ये फॉरवर्ड वाइज में कार्य करती है। बात करें इसका उपयोग कहाँ करते हैं अपन, इसका उपयोग करते हैं अपन 7 सेगमेंट डिस्प्ले या फिर इंडिकेटर के रूप में या ट्रैफिक लाइट, इन सब में अपन इसका यूज करते हैं। और जो इसके लिए रोशनी का रंग होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो इसके अंदर जो अपन अर्धचालक पदार्थ भरते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। इसको राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एलईडी का ये एलईडी का इस्तेमाल करके बनाई जाती है, तो बताइए एलईडी जो होती है वो किसका इस्तेमाल करके बनाई जाती है। ऑप्शन है जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, गैलियम आर्सेनाइड या कॉपर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो एलईडी में जो अपन अर्धचालक इस्तेमाल करते हैं वो होता है गैलियम आर्सेनिक, ठीक है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा एलईडी का एक प्रयोग है, तो बताइए। अभी मैंने ऊपर बताया था जस्ट आपको कि एलईडी का प्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। 7 सेगमेंट डिस्प्ले में करते हैं, ट्रैफिक लाइट में करते हैं, इंडिकेटर को ऑन ऑफ करने के लिए करते हैं और मोटरसाइकिल वगैरह में भी करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से सभी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। एसीआर का कंट्रोल एलिमेंट है, तो बताइए जो एसीआर होता है उसका कंट्रोल एलिमेंट क्या होता है। बात करें एसीआर तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ठीक है। और एसीआर में 4 तो परत होती है और 3 जंक्शन होते हैं और 3 ही टर्मिनल होते हैं, ठीक है। बात करें इसके सिंबल की तो इसका सिंबल कैसा होता है इस तरह से, यहाँ पर एनोड, ये कैथोड और ये यहाँ पे हो जाता है
गेट, ठीक है। तो इसमें जो कंट्रोल का कार्य करता है वो कौन करता है, गेट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आंसर देख सकते हो आप इसका यहाँ से डी, ठीक है। एसीआर में होल्डिंग करंट होता है, तो बताइए एसीआर में जो होल्डिंग करंट होता है उसके बारे में अपने को बताना है। ऑप्शन ए, एसीआर को ऑन रखने के लिए एनोड करंट का न्यूनतम मान। ऑप्शन बी, एसीआर को ऑफ रखने के लिए एनोड करंट का न्यूनतम मान। या एसीआर को ऑन करने के लिए एनोड करंट का अधिकतम मान। या एसीआर को ऑफ करने के लिए एनोड करंट का अधिकतम मान। या एसीआर को ऑफ करने के लिए कैथोड करंट का अधिकतम मान। तो बताइए एसीआर में होल्डिंग करंट जो होता है वो क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एसीआर को ऑन रखने के लिए एनोड करंट का न्यूनतम मान जो होता है वो होल्डिंग करंट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। वह डिवाइस जो किसी प्रयुक्त सिग्नल की तीव्रता को बढ़ा देता है क्या कहलाता है, तो बताइए ऐसा कौन सा डिवाइस है जो सिग्नल की तीव्रता को बढ़ा देता है। ऑप्शन है एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, रेक्टिफायर, फिल्टर या ट्रांजिस्टर, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पलीफायर। एम्पलीफायर जो होता है उसमें अपन इनपुट देते हैं, उसकी तीव्रता को बढ़ा देता है, ठीक है। बात करें एम्पलीफायर में कौन सा फीडबैक होता है, तो इसमें नेगेटिव फीडबैक होता है, ठीक है। ऑसिलेटर इसमें पॉजिटिव फीडबैक होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक निश्चित फ्रीक्वेंसी वाला ऑसिलेटर है, तो बताइए कौन सा ऑसिलेटर है जो निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है उसकी। बात करें ऑसिलेटर, तो इसमें कौन सा फीडबैक होता है, पॉजिटिव फीडबैक, ध्यान रखना, ठीक है। तो बताइए निश्चित फ्रीक्वेंसी वाला ऑसिलेटर कौन सा है, इनमें से ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टल ऑसिलेटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसे ध्यान रखना, ठीक है ना। तो निश्चित फ्रीक्वेंसी वाला जो ऑसिलेटर होता है वो होता है क्रिस्टल ऑसिलेटर। और क्रिस्टल ऑसिलेटर में क्वार्टज काम में लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 4 पोल 50 हर्ट्ज मशीन की सिंक्रोनस चाल क्या होगी, तो बताइए अपने को इसकी स्पीड याद करनी है। पोल दे रखे हैं 4, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज, बताइए। अपने को पता है एन एस बराबर क्या होता है, 120 इंटू एफ अपॉन पी, ठीक है। 120 हो गया, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है अपने को 50, और पोल कितने दे रखे हैं 4, ठीक है। 4 से 30 बार, 30 इंटू 15 50 करें कितना हो जाएगा 1500। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 1500 आरपीएम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंक्रोनस मोटरों में हंटिंग के निम्न में से कौन सा कारण है, तो बताइए हंटिंग दोष का क्या कारण होता है सिंक्रोनस मोटर में। ऑप्शन दे रखे हैं, लोड में अकस्मात परिवर्तन के कारण, फील्ड धारा के अकस्मात परिवर्तन के कारण, या हार्मोनिक टॉर्क युक्त लोड के कारण, या आपूर्ति प्रणाली में दोष के कारण, या फिर सभी। तो बताइए हंटिंग का क्या कारण होता है सिंक्रोनस मोटर में। हंटिंग क्या होता है, लोड परिवर्तन के कारण मोटर का रोटर जो होता है कंपन करने लग जाता है, ये क्या कहलाता है हंटिंग दोष। तो इसके यहाँ पर सारे कारण सही हैं, यानी कि लोड में परिवर्तन, फील्ड धारा में अचानक परिवर्तन, या हार्मोनिक टॉर्क युक्त लोड, या आपूर्ति प्रणाली में दोष। तो इन सभी के कारण क्या होता है सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग होता है। और हंटिंग दोष को अपन कैसे समाप्त कर सकते हैं, जिसके लिए कौन सी वाइंडिंग यूज करते हैं अपन, डैम्पर वाइंडिंग। और वो कहाँ पर होती है, रोटर पर, ठीक है। रोटर पे भी कहाँ पे, रोटर के पोल के फेस में, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर का वोल्टेज नियमन द्वारा होता है, तो बताइए ट्रांसफार्मर का वोल्टेज नियमन का फॉर्मूला क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, E2 - V2 अपॉन E2, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इंटरपोल्स की वाइंडिंग आर्मेचर के साथ में संयोजित होती है, तो बताइए जो इंटरपोल की जो वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर वाइंडिंग के साथ किस क्रम में संयोजित होती है। ए ऑप्शन श्रेणी में, बी समांतर में, आदि श्रेणी, आदि समांतर में, बताइए। तो इंटरपोल की जो वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज क्रम में संयोजित होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से ए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। डीसी मशीनों में आर्मेचर लेमिनेशन की मोटाई लगभग होती है, तो बताइए जो डीसी जो मशीनें होती हैं उसमें लेमिनेशन की मोटाई कितनी होती है। ऑप्शन आपके सामने, 0.1 mm से 0.3 mm, 0.4 mm से 0.5 mm, या फिर 5 mm, या 0.5 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर, या 1 सेंटीमीटर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 0.4 mm से 0.5 mm। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। डीसी जनरेटरों में ब्रश का क्या कार्य होता है, बताइए। जो जनरेटर में अपन ब्रश यूज करते हैं उसका कार्य क्या होता है। ए ऑप्शन कम्यूटेटर से धारा प्राप्त करना, बी दक्षता में सुधार करना, सी कम्यूटेशन में सुधार करना, या डी फ्लक्स में वृद्धि करना, या आपूर्ति वोल्टेज में वृद्धि करना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कम्यूटेटर से धारा प्राप्त करना। तो ब्रश जो होता है वो कम्यूटेटर से धारा को एकत्रित करता है। ठीक है, और ब्रश किसके बने हुए होते हैं, कार्बन के। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। डीसी जनरेटर का ईएमएफ समीकरण बताइए। तो बताइए डीसी जनरेटर में जो ईएमएफ का जो समीकरण होता है वो क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने है। तो भाई अपन को याद होगा, आपको ईजी बराबर क्या होता है, पाई जेड एन पी अपॉन 60A। तो बताइए कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, बी, पाई जेड एन पी अपॉन 60/A। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। रेशियो वायरिंग के दौरान न्यूट्रल कनेक्शन के लिए सदैव किस रंग के तार का उपयोग किया जाता है। तो बताइए रेशियो वायरिंग में न्यूट्रल कनेक्शन के लिए कौन से रंग का तार उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है लाल, नीला, सफ़ेद, ग्रे, या फिर COD दोनों। तो रेशियो वायरिंग के लिए जो अपन यूज करते हैं वो होता है सफ़ेद और ग्रे, यानी कि स्लेटी और सफ़ेद दोनों। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। जनरेटर ट्रांसफार्मर संयोजन में कंटिन्यूस बस बार वायरिंग के लिए पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए जो बस बार वायरिंग होती है वो किसके बनी हुई होती है, एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा, इस्पात, या फिर ए और बी दोनों। बताइए। तो बस बार जो वायरिंग होती है वो एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों की बनी हुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद अब हम आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। ठीक है, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आपको उन सभी 5 क्वेश्चनों के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। वायरिंग में 2 वे स्विच उपयोग किए जाते हैं। तो बताइए कौन सी वायरिंग में अपन 2 वे स्विच का उपयोग करते हैं। स्टेयरकेस वायरिंग, कंड्यूट वायरिंग, बेटन वायरिंग, लेड शीट वायरिंग, या केपिंग वायरिंग। बताइए। 2 वे स्विच ये इस तरह से होता है, 2 वे स्विच। ठीक है, तो ये अपन किस में यूज करते हैं, स्टेयरकेस वायरिंग, यानी कि जीने की वायरिंग में। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, और अब मैं आपसे 5 क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, मैं अपन जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें डिटेल में उन सभी का आंसर बताऊंगा। ठीक है, आप उनका मैं दिखा देता हूं आपको। तो ये रहे आज के आपके 5 क्वेश्चन, और आपको इन सभी का कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है। ठीक है, वो भी डिटेल के साथ। तो भाई पहला क्वेश्चन है आपका PMMC के बारे में आपको बताना है कि PMMC की फुल फॉर्म क्या होती है, और इसका स्केल कैसा होता है, और इसमें अपन कौन सी डैम्पिंग यूज करते हैं, और PMMC जो होता है इसका यूज अपन किस लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CRO का हृदय किसे कहते हैं। तो आपको ये बताना है, CRO की फुल फॉर्म भी बतानी है, और इसका हृदय किसे कहते हैं उसके बारे में भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा डायोड रिवर्स बायस में कार्य करता है। तो ये भी आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर का मान क्या होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां 5S के बारे में बताइए। तो आपको 5 जो 5S हैं उनके बारे में आपको बताना है कि वो क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन है आपके, और कमेंट बॉक्स में आप इनका आंसर जरूर बताएं। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, जो इसको अपन जो नेक्स्ट पेपर सोल्व करेंगे आगे का, उसमें हम आपको इन सभी 5 क्वेश्चनों के आंसर बताएंगे। तो देखते हैं आपकी तैयारी कैसी चल रही है मेंस के लिए। तो बताइए इन सब का आंसर बताना आप। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।